तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार और आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। वाह, नमस्कार गिरीश जी, फटाफट आप लोग जुड़ गए हैं। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो चैट बॉक्स में ज़रा कमेंट कर दीजिए मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। वाह, शानदार तरीके से पहुंच रही है। सतीश जी और भी साथी सब जुड़ चुके हैं। तो आप सभी को नमस्कार। विश्वजीत जी, आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे और शानदार तरीके से अपना आज जो छुट्टी का दिन है गुजारे होंगे, अपनी तैयारी किए होंगे, अपने परिवार के साथ भी समय बिताए होंगे और साथ ही साथ जो नए बैंकिंग है उसको सीखने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आज का ये सेशन जो है बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि आज के सेशन में हम नए बैंकिंग अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक जो है इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि बैंकिंग में जो नए चेंजेस होते हैं उनको जानना सबसे पहले हमको बहुत जरूरी होता है। एक तो कार्य निष्पादन करते समय उनकी जो प्रभावी तरीके से अगर सार्थकता ग्राहक सेवा के लिए देखें तो अगर हम नए अपडेट्स को जानते हैं तो बेहतर हो जाता है। तो दूसरी बड़ी बात होती है कि जो भी चेंजेस हुए हैं वो प्रमोशन एग्जाम में हूबहू आ जाते हैं। तो हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होता, सिर्फ भावुकता कभी रोना नहीं होता, दर्द पीकर मुस्कुराओ और यूं समझो कि वक्त की दूरी उसे खोना नहीं होता, वक्त की दूरी उसे खोना नहीं होता। और जो सफलता हम पाना चाहते हैं उसके लिए रात को सोना नहीं होता, रात को सोना नहीं होता। तो आप सभी जगे हुए साथियों को एक बार फिर से जगाता हूं और आज के सेशन का शुभारंभ करते हैं। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे नए बैंकिंग अपडेट्स। तो एक सेशन पिछले भी लाए थे जिसमें बैंकिंग अपडेट्स है, उनको भी आप देख लीजिएगा। और जो भी साथी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं वो मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें भी बहुत सारे सवाल जो है दिए गए हैं। तो चलिए, आज के सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। ये पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और हमारे तमाम होनहार साथी हैं वो जो है इस सवाल का जवाब देंगे कि एज पर न्यू गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सीडी शैल बी इशूड इन मिनिमम ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ। एक बदलाव हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो जारी होता है उसके मिनिमम अमाउंट में जो है वो चेंज किया गया है आरबीआई ने। आप लोग कमेंट करके इसको बताइए कितना चेंज किया है। कि एज पर न्यू गाइडलाइन ऑफ आरबीआई द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट शैल बी इशूड इन द मिनिमम ऑफ व्हिच डिनोमिनेशन। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है ये बैंक्स जारी करते हैं, कमर्शियल बैंक्स जारी करते हैं और फाइनेंशियल कंपनीज जो आरबीआई से परमिटेड हैं वो जारी करते हैं। और इसमें जो मिनिमम जो डिनोमिनेशन था उसको बढ़ाया गया है। पहले ये डिनोमिनेशन जो है वो 1 लाख था, अभी इसको जो है बढ़ाया गया है। और हमारे साथी जो हैं यहाँ चैट बॉक्स में कुछ बता रहे हैं कि यस, हाँ विश्वजीत जी, ये जो है 5 lakhs एंड मल्टीपल्स ऑफ 5 lakhs देयर आफ्टर। तो ये जो है बड़ा बदलाव किया गया है। पहले ये कम था, 1 लाख एंड 1 लाख के मल्टीपल में था, जिसे बढ़ा के इसको 5 लाख एंड 5 lakhs एंड 5 lakh इन मल्टीपल्स ऑफ 5 lakhs देयर आफ्टर ऐसा किया गया है। तो ये बड़ा बदलाव है। तो सवाल जरूर आएगा इसके। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक जारी करते हैं और उनको जो है एक इंटरेस्ट प्रीमियम प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, जिससे कि जिसमें वो एग्री किए रहते हैं। तो यहाँ पर जो फाइनेंशियल कंपनीज और बैंक जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जारी करते हैं उसका जो मिनिमम डिनोमिनेशन होगा 5 लाख, पहले वो था 1 लाख। चलिए, तो ये बड़ा बदलाव हो गया। अब दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, एज पर द न्यू गाइडलाइन ऑफ डे एनआरएलएम स्कीम व्हाट इज द मिनिमम सैंक्शन फॉर वुमेन एसएचजी क्रेडिट लिंकेज। तो वुमेन एसएचजी जो एनआरएलएम स्कीम्स है उसमें बड़े बदलाव किए गए हैं और पूरी स्कीम जो है उसको आप डिटेल वीडियो भी आपने देखा होगा। तो स्कीम में जो मिनिमम लोन सैंक्शन देना है एसएचजी क्रेडिट लिंकेज के लिए वो कितना है पूछा गया है नए योजना के बारे में। तो एसएचजी जो है स्पेशली जो वुमेन एसएचजीज हैं उनको क्रेडिट लिंकेज करने के लिए
भारत सरकार ने एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम डे NRLM योजना जो है उसको रिवाइज किया है, और रिवाइज गाइडलाइन को आप डिटेल तरीके से पढ़े हैं, और अगर पढ़े होंगे तो इस सवाल का जवाब चैट बॉक्स के माध्यम से दे दीजिए, क्योंकि एज पर न्यू गाइडलाइन जो भी SHGs हैं उनमें जो है वो 6 लाख जो है मिनिमम सैंक्शन उनको देना है। कितना देना है मिनिमम सैंक्शन? 6 लाख देना है। और ये जो सैंक्शन देना है 6 लाख मिनिमम सैंक्शन, ये डोजेज में फिर इसका डिसबर्समेंट होगा। फर्स्ट ईयर है तो 1 लाख डिसबर्समेंट होगा, और सेकेंड ईयर है तो 2 लाख डिसबर्समेंट होगा, और 3 इयर्स है तो जो 6 लाख जो है डिसबर्समेंट होगा। लेकिन मिनिमम जो आपका सैंक्शन देना है वो कितना होगा? 6 लाख होगा। और जो न्यू गाइडलाइन इशू हुआ है ये डोजेज में, ये पार्ट जो है आपका चेंज हुआ है। पहले ये 3 लाख था जिसको बढ़ाकर ये 6 लाख कर दिया गया है। मिनिमम सैंक्शन 6 लाख देना ही देना है। और एक बदलाव किया गया है, जो कोलेटरल फ्री लोन है SHGs के लिए वो 10 लाख था, उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण चेंजेस है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, एज पर द गाइडलाइन ऑफ इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स 3.0 is available for businesses with outstanding exposure up to how much rupees, ये पूछा गया है। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स जो कोविड-19 का जो अभी महामारी आया था उसमें बहुत सारे जो वित्तीय सहायता देने के लिए, ताकि ऐसे बिजनेस यूनिट जो इस कोविड के शिकार हुए हैं उनसे उबरने के लिए उनको गारंटी के तहत कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जा रहा था, और जिसमें केंद्र सरकार जो है गारंटी ले रही थी और ले रही है। इस योजना में काफी बदलाव किए गए हैं। इमरजेंसी जो ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1.0, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 2.0, फिर 3.0। तो इसमें बड़े बदलाव किए गए हैं, इनके एक्सपोजर को लेके, इनके परसेंटेज को लेके, इनके मैक्सिमम फाइनेंस को लेके, इनके रिपेमेंट को लेके, इनके मोरेटोरियम को लेके आए दिन बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। वो पूरे बदलाव का एक डिटेल वीडियो भी मैं अभी लाऊंगा आने वाले दिनों में, 1 या 2 दिनों में वो ले आएंगे, डिस्कस कर लेंगे, जिसमें बहुत सारे साथियों का सुझाव आया कि सर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन पे एक सेशन जो 15 से 20 मिनट का रखा जाए। तो वो जो है मैं तैयार किया हूँ, आने वाले किसी भी दिन, इसी हफ्ते में किसी भी दिन ये सवाल जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन के टॉपिक पर हम लोग वो कर लेंगे। लेकिन इस सवाल में जवाब दीजिए, इस सवाल के अनुसार इमरजेंसी क्रेडिट लाइन 3.0 इज अवेलेबल फॉर बिजनेसेस विद आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर अप टू हाउ मच रुपीज। तो इसका जो सवाल है ये अब बढ़ा दिया गया है, इसको 500 करोड़ तक कर दिया गया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर ऑफ रुपीज 500 करोड़, ये इसका सही उत्तर है। पहले जो है ये 50 करोड़ था, जिसको बढ़ा के इसको 500 करोड़ तक के कर दिया गया है। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 3.0 अवेलेबल फॉर द बिजनेसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर अप टू रुपीज 500 करोड़ एक्सपोजर, जो 29 फरवरी 2020 की स्थिति में और जो 60 दिन से कम के तक ओवर ड्यू हुआ हो, ऐसे एक्सपोजर जो है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम 2 साल का मोरेटोरियम, और पहले वो 4 साल के रिपेमेंट का था, जिसको अभी बढ़ा के जो है 5 साल कर दिया गया है रिपेमेंट के लिए। और इनका जो मैक्सिमम जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम्स के तहत जो ऋण योजना है वो 40% जो दिया जा रहा है, 40% ऑफ द आउटस्टैंडिंग। तो टोटल वीडियो एक जो है मैं लाऊंगा। अभी फिलहाल इस सवाल का जवाब लीजिए 500 करोड़। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है इस प्रकार, रिटेल डायरेक्ट स्कीम हैज रिसेंटली लॉन्च बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। एक नई योजना लॉन्च हुई है रिसेंटली, जिसे रिटेल डायरेक्ट स्कीम के नाम से जाना जाता है, और इस योजना की शुरुआत निम्नलिखित में से किस संस्था ने किया है? PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, IRDA। तो इनमें से जो है एक नई योजना भारत सरकार ने शुरू की है, रिटेल डायरेक्ट स्कीम, और ये योजना जो है अभी शुरू हुआ है। तो ये इसकी शुरुआत किसने की है ये पूछा गया। तो
तो रिटेल डायरेक्ट एक ऐसी योजना है जिसमें सीधे सीधे जो भारत के नागरिक हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में एक पोर्टल के माध्यम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और पहले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट जो है बैंकें किया करते थे और फिर उसको सेकेंडरी मार्केट में ले जाते थे, लेकिन अभी डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में एक इन्वेस्टर हैं जो पब्लिक हैं, जैसे आप और हम हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी देती है तो वो उसमें रिटर्न जो है वो उसका सिक्योर होता है और उसको सेकेंडरी मार्केट में उसको बेच भी सकते हैं। तो रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है वो आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। तो इसके लिए भी एक वीडियो मैं तैयार किया हूँ, ये भी एक सेशन के माध्यम से रिटेल डायरेक्ट भी आ जाएगा और ये हो सकता है कल हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है आरबीआई के द्वारा। किसने करी है? ये आरबीआई ने करी है। रिटेल डायरेक्ट स्कीम हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और ये 12 नवंबर 2021 को इसकी शुरुआत की गई है रिटेल डायरेक्ट स्कीम की। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर और जवाब आपसे चाहते हैं कि एज पर ABPMJAY सेहत स्कीम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस। अब बताइए, ये भी फुल फॉर्म आ सकता है ABPMJAY। PMJAY का फुल फॉर्म क्या होगा? AB मतलब आयुष्मान भारत, PMJAY मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और AB का मतलब होता है आयुष्मान भारत। तो एज पर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम द हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू ऑल रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर इज अप टू हाउ मच रुपीज। तो जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, अभी जहां धारा 370 हटाया गया, उसके लिए ये स्पेशल स्कीम है सेहत स्कीम। और वो सेहत स्कीम जो है, इसके तहत जो यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर है, उसके जो रेसिडेंट हैं उनकी पर फैमिली को जो है वो कितने रुपए का जो है हेल्थ जो इंश्योरेंस कवरेज जो है उनको दिया जाता है। और आपके ऑप्शंस हैं 50,000, 1 लाख, 2 लाख। और हमारे साथी जो है यहाँ पर जवाब दे दिए, विश्वजीत जी, सत्यम झा जी, बहुत बढ़िया। और इसका सही उत्तर है ₹5 लाख। 5 लाख पर फैमिली है, पर फैमिली है। और अगर एडिशन टू द फैमिली हैं और है तो मैक्सिमम 15 लाख है। और उसको क्वांटिफाई किस तरीके से किया गया है डिटेल सर्कुलर में नहीं है, लेकिन पर फैमिली 5 लाख है और अगर एडिशनल है तो मैक्सिमम 15 लाख इसको किया गया है। लेकिन पर फैमिली अगर पूछा जाए तो 5 लाख और अगर एडिशनल फैमिली एक साथ मिला के किया जाए तो मैक्सिमम 15 लाख। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट अक्रॉस द इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक DPI निकाला है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, जिससे कि वो जितने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं, उनको मापने का काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को जो भारत में हो रहे हैं उनका पैमाना कैसे डिसाइड किया जाएगा, उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स निकाला है। इंडेक्स निकाला है जिसके आधार पर ये वो निकाल पाते हैं कि कितने ट्रांजैक्शन जो है उसके डिजिटल पेमेंट के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को हो रहे हैं। तो उसके जो इंडेक्स है उसमें वेटेज क्या दिया गया है, वेटेज। तो ये जो है हायर स्केल की प्रमोशन के लिए ये आ सकते हैं 3 to 4, 4 to 5 के लिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है उसमें 5 पैरामीटर के आधार पर उनको जो है वो इंडेक्स को डिसाइड करता है और उस इंडेक्स का वेटेज दिया गया है। जैसे पहला जो परसेंटेज है वो पेमेंट इनेबलर वेटेज 25%। पेमेंट इनेबलर का मतलब होता है कि जो पेमेंट वहां पर कर रहे हैं वो कितना यूजर फ्रेंडली है, वो कितना कस्टमर को जो है कितना यूजर फ्रेंडली इनेबलर है, उसको इनेबल करता है कि पेमेंट वो ऑनलाइन कर ले, वो पेमेंट इनेबलर हुआ, है ना। पेमेंट इनेबलर हुआ कि कस्टमर को प्रेरित करे कि वो पेमेंट ऑनलाइन कर ले, पेमेंट इनेबलर, उसके लिए 25% का वेटेज है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर,
डिमांड साइड फैक्टर 10%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर 15% और पेमेंट परफॉर्मेंस पे 45%। पेमेंट परफॉर्मेंस मतलब जैसे सक्सेसफुल हो जाता है, बढ़िया हसल फ्री परफॉर्मेंस हो जाता है पेमेंट। एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी ये है 5%। तो ये 5 पैरामीटर पे ये इंडेक्स दिया गया जाता है। ये जो है इस आधार पर जो रिजर्व बैंक ने एक डिजिटल पेमेंट इंडेक्स लॉन्च किया जिसमें ये वेटेज दिया गया है। ये 25%, 35%, ये 15, 50%, 50 और 45 95% और ये 5 100%। तो ये सारे आधार पर उसकी मार्किंग की जाएगी और उसके आधार पर उसके पेनिट्रेशन को जांचा जाएगा डिजिटलाइजेशन के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, ये तो वही सवाल था पेमेंट वाला। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटी होती है, डिजिटल लैंडिंग जो ऑनलाइन लैंडिंग हो रहा है, अभी देखिए पहले क्या होता था, अगर किसी को उधार लेना है तो शाखा में जाएंगे, शाखा में बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे ड्यू डिलिजेंस है, फिर वो जो 5C आप निकालते हो, करेक्टर, कैपेसिटी, कंडीशन, है ना, कैपिटल, कोलेटरल, ये सारा चीजें देखते हैं और इतना देखने के बाद उसको जो है लोन देते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है, ऑनलाइन लैंडिंग आ गया है, डिजिटल लैंडिंग आ गया है। आपके मोबाइल पर ही मैसेज आ रहा है कि आपके इतने लैंडिंग हो गए, फंड ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं डिजिटल लैंडिंग। तो ऐसे डिजिटल लैंडिंग में फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं। तो ऐसे डिजिटल लैंडिंग एक्टिविटी के फ्रॉड्स को रेगुलेट करने के लिए जो अनरेगुलेटेड प्लेयर्स हैं उनको पकड़ने के लिए 6 मेंबर का एक पैनल बनाया गया है जो पॉलिसीज बनाएंगे और इस जो डिजिटल जो लैंडिंग एक्टिविटी में जो फ्रॉड होता है उसके रोकथाम के लिए उपाय सुझाएंगे। और उस 6 मेंबर पैनल में जयंत कुमार दास, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अजय कुमार चौधरी, चीफ जनरल मैनेजर इन चार्ज डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन मेंबर, ये आरबीआई के हैं। ये सेकंड नंबर के अजय कुमार, ये भी आरबीआई के हैं। पी वासुदेवन, चीफ जनरल मैनेजर डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम आरबीआई, और मनोरंजन मिश्रा जी, चीफ जनरल मैनेजर डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, मेंबर सेक्रेटरी। तो ये जो शुरू के जो 4 हैं ये रिजर्व बैंक के हैं और जो 2 हैं ये इंटरनल प्लेयर हैं। विक्रम मेहता को फाउंडर मोनेक्सको फिनटेक हैं और राहुल शशि साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ क्लाउड एसएफ के एक्सटर्नल मेंबर हैं। तो ये एक्सटर्नल मेंबर हैं 2 और 4 जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मेंबर हैं। तो ये 6 मेंबर जो है पैनल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गठित किया है ताकि जो ऑनलाइन लेंडिंग सिस्टम चल रहा है, आप देखिएगा कुछ दिनों के बाद लोन जो है बैंकों के माध्यम से कम हुआ करेगा। आप सभी जो ब्रांच मैनेजर या जो साथी यहाँ पर इस सेशंस का लाभ ले रहे हैं, आपको एक टैबलेट दे दिया जाएगा। अब टैबलेट में आप घर में बैठे बैठे भी आपके पास प्रपोजल आएगा, उसमें चेक पॉइंट्स होंगे और उसमें डिजिटल सिग्नेचर होगा। आप सारे वेरिफिकेशन वहीं पर ही कर पाएंगे, लिखना पढ़ना कम होगा। सारा डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो वहीं से अटैच कर दीजिएगा। जैसे 9 सेकंड में आप देखे होंगे जो लोन सैंक्शंस होते हैं, है ना, पीएसबीज के लिए, तो ठीक उसी तरह से ये डिजिटल लैंडिंग जो है ये बढ़ रहा है और इसी डिजिटल लैंडिंग के रेगुलेशन के लिए ये कमेटी बनाई गई है, ये 6 मेंबर पैनल बनाया गया है। चलिए अब बात करते हैं अगले जो महत्वपूर्ण जो चेंजेस हैं उस पर। ये देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर LEI। ये LEI जो है कई बार फुल फॉर्म में भी आया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फॉर ऑल पेमेंट ट्रांजेक्शन ऑफ वैल्यू हाउ मच रुपीज एंड अबव अंडरटेकन बाय एंटिटी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया इंट्रोड्यूस किया है जिसको बोलते हैं LEI। LEI होता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। इसका मतलब होता है कि जो बड़े ट्रांजैक्शन होते हैं उनमें उनको एक कोड दिया जाता है जिसको बोलते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो पूरे थ्रू आउट वर्ल्ड अगर उनका कोई ट्रांजैक्शन होता है, RTGS होता है, NEFT होता है, पेमेंट ट्रांजैक्शन होता है, तो उस कोड के जरिए
वो अपने आप को वेरीफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो एंटिटी हैं अदर देन इंडिविजुअल्स, जो एंटिटी हैं उनको एक LEI दिया जाता है, जिसको बोलते हैं लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर। तो ये जरूरी होता है कितने रुपए के ट्रांजेक्शन्स के लिए? तो इसका जो ट्रांजेक्शन है उसका सही उत्तर है 50 करोड़। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया एक LEI, जिसको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कहते हैं। और लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर को होगा ऐसे बिजनेस यूनिट एंटिटी जिनमें 50 करोड़ से ऊपर के पेमेंट ट्रांजेक्शन होते हैं, चाहे वो RTGS, NEFT या अब्रॉड के ट्रांजेक्शन हो, उनमें उनको 20 अंकों का एक कोड दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वो आइडेंटिटी जो है वो कंफर्म करेंगे, उनकी आइडेंटिटी होगी, जिसको बोलते हैं लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। तो इसका सही उत्तर होगा 50 करोड़। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। पैसों को रोको मत। वाह, ये बढ़िया यार, पैसों को रोको मत। हम सब तो पैसों को रोकने में लगे रहते हैं, है ना, सेविंग करते रहते हैं ना, पैसों को रोकने में लगे रहते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो, पैसों को रोको मत। ये एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया। देखिए कैंपेन इतने सारे लॉन्च होते हैं, जो फेमस कैंपेन है और जो लॉन्च होते हैं एक साल के अंदर, उनको तो याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जहां भी जनहित की बात आती है, समाज के हित की बात आती है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर जो योजना लॉन्च की गई है, जो कैंपेन लॉन्च किया है, पैसों को रोको मत। तो जो पैसों को रोको मत, ये योजना जो लॉन्च किया गया पैन इंडिया फॉर इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टर हैं उनको अवेयरनेस करने के लिए, ताकि उनका वेल्थ क्रिएशन हो सके, उनके पास अगर कोई पैसा है तो वो और धनी हो सकें। तो ऐसे इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि सही जागरूक करने के लिए वो एक योजना जो है अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया। वो कौन से बैंक द्वारा चलाया गया ये बताया गया है, पैसों को रोको मत, है ना। पैसों को रोको मत भैया, इन्वेस्ट करो, आगे बढ़ेगा, वेल्थ क्रिएशन होगा। और ये किया है IDFC जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनी है, तो IDFC जो है सलाहकार कंपनी है, तो इन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसको बोलते हैं पैसों को रोको मत। तो वेल्थ क्रिएशन कैसे करें इन्वेस्टर, उसके लिए ये योजना जो है लॉन्च किया, अवेयरनेस जो है लॉन्च किया। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, स्मॉल कंपनी टू बी रिवाइज्ड बाय रेजिंग कैपिटल बेस टू। तो अभी बदलाव हुआ स्मॉल कंपनी की परिभाषा में। तो पहले स्मॉल कंपनी जो होते थे, ऐसे कंपनी जिनके पास कैपिटल जो बेस होता था वो 50 लाख का होता था। अभी इसको बढ़ा के कितना किया गया है, हमारे विश्वजीत जी, रितेश जी, ये साथी सब टाइप कर रहे हैं, इनमें ये चेंजेस हुआ है। तो जो स्मॉल कंपनीज हैं उनमें जो कैपिटल बेस है, जो पहले 50 लाख था, वो अब रिवाइज होके अब हो गया है वो कितना, 200 लैक्स, हो गया 2 करोड़, है ना। तो ये जब बदलाव हुए हैं इनको तो बिल्कुल याद रख लीजिए। हूबहू आपके जो हायर स्केल में जो सवाल आएंगे, जिनमें करंट बैंकिंग फाइनेंशियल्स आते हैं, नेशनलाइज बैंक के हो गए, तो उनमें ये सवाल पूरे पूरे आने के संभावनाएं हैं। तो स्मॉल कंपनीज रिवाइज बाय द रेजिंग कैपिटल बेस, पहले स्मॉल कंपनी की परिभाषा थी जिनमें कैपिटल बेस 50 लाख हो, लेकिन उसको बढ़ा के वो 200 लाख कर दिया है, मतलब 2 करोड़ कैपिटल बेस कर दिया है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2 जो बैंक हैं उनको सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक एक्ट 1934 में शामिल किया गया है। और इन बैंकों के नाम है फिनो पेमेंट बैंक्स एंड पेटीएम पेमेंट बैंक्स। तो ये 2 बैंक हैं जिनको सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शामिल किया गया है। और जब सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शामिल होते हैं तो उनको रिजर्व बैंक से लोन मिल सकता है, बारो कर सकते हैं, रिजर्व बैंक के रेगुलेटरी और उनके जो पॉलिसीज हैं और रिजर्व बैंक से जो बेनिफिट है उनको पा सकते हैं। तो ये फायदा होता है। और जब सेकंड शेड्यूल में आते हैं तो पूरा जो कंट्रोल जो है रिजर्व बैंक में आता है, रेगुलेटरी के अंदर आते हैं, तो भरोसा भी अपने इन्वेस्टर का या अपने कस्टमर का भरोसा भी उनको बढ़ जाता है। तो ये फिनो पेमेंट बैंक एंड पेटीएम पेमेंट बैंक्स, ये जो है सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में शामिल किया गया है।
चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए अभी आप लोग इसका सामना किए होंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज आस्क्ड बैंक टू इम्प्लीमेंट द इमेज बेस्ड चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम इन ऑल ब्रांचेस बाय। पहले क्या होता था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेक क्लियरिंग सिस्टम जो आया, उसमें सीटीएस क्लियरिंग सिस्टम में एक सेंटर होता था, आसपास के सारे ब्रांचेस जो हैं सारे चेक को सीटीएस में भेज देते थे कलेक्ट करके, फिर वहां से वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज के तहत क्लियरिंग में चला जाता था। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये सीटीएस को जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंफर्मेशन सभी बैंकों के लिए किया कि ऑल ब्रांचेस, सभी ब्रांच में सीटीएस क्लियरिंग वाला हाई क्वालिटी स्कैनर होना चाहिए और ये सारे उनके सॉफ्टवेयर वगैरह अपलोड हो जाए। ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ये कब तक करने के लिए रिजर्व बैंक ने बोला है, और इसकी जो तारीख है वो 31 सितंबर 2021। तो 31 सितंबर 2021 तक ये दिया गया था आपको। आप लोग जो बैंक के आपके हेड ऑफिस से इसका कंफर्मेशन भी गया होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि हमारी सभी शाखाओं में सीटीएस क्लियरिंग की सुविधा, इमेज बेस्ड जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम है उसकी सुविधा विस्तारित कर दी गई है, और बाकायदा आपके हेड ऑफ द जो जोन है, हेड ऑफ द जो रीजन है, उनके साइन से आरबीआई को सबमिट हो गया होगा, सर्कल वाइज सबमिट हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, व्हिच बैंक विल हैंडल द सैलरी अकाउंट ऑफ द इंडियन आर्मी पर्सनल एज पर रिसेंट एमओयू। तो रिसेंटली इसी मतलब समझ लीजिए 3 महीना पहले ये एमओयू हुआ, एक एमओयू साइन हुआ है जो इंडियन आर्मी और बैंक के बीच, जिसमें उनके सैलरी अकाउंट हैंडल करने की बात कही गई है और उसके रिलेटेड सारे बेनिफिट जो है उस बैंक के माध्यम से उनके एम्प्लॉय को मिलेगा। तो ये कौन सा बैंक है जिन्होंने एक बड़ा टाई अप किया है ना। देखो जो इंडियन आर्मी है, वैसे भी इंडियन आर्मी जो देश हित में काम करते हैं, देश की सुरक्षा में काम करते हैं, उनको सेवा देना ऐसे ही प्राउड फील होता है। और उनकी जो सैलरी अगर बिजनेस के हिसाब से देखेंगे तो वो भी अच्छी होता है और पेंशन वगैरह अच्छा होता है और वो बहुत ही मतलब अनुशासित होते हैं। तो ऐसे एमओयू जो किया गया है इनके सैलरी के लिए, और वो किसके साथ किया गया है, वो कोटक महिंद्रा ने किया है, कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है, प्राइवेट बैंक प्लेयर ने कर दिया। देखो उन्होंने एक एमओयू कर दिया कि जितने भी इंडियन आर्मी पर्सनल्स हैं उनके जो सैलरी है वो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ होंगे। अब वाई कोटक महिंद्रा, सत्यम झा जी, तो ये सवाल तो नहीं आएगा। ये सवाल तो जो है नहीं आएगा कि कोटक महिंद्रा क्यों कर दिया। बाकी टाई अप कर दिया है कुछ अपने जो उन्होंने इंडियन आर्मी के साथ, और अभी कुछ टाई अप और भी हो रहे हैं। जैसे अभी आप लोग देखे होंगे कि पेंशन जो है आप अभी बैंक जो है बनाते हैं जिससे पेंशन का कमीशन आपको मिलता है। कुछ दिनों में आर्मी की जो पेंशन है वो प्राइवेट प्लेयर को दे दिया जाएगा। आर्मी की जो पेंशन है, अभी क्या होता है पेंशन जो है हम लोग बैंकर्स बनाते हैं, तो अभी जो ऐसे सिग्नल्स हैं कि जो पेंशन्स हैं जो अभी आर्मी के पेंशन से स्टार्ट होगा, वो पेंशन जो है दूसरे लोग बनाएंगे। तो होगा क्या है, जो आपको गवर्नमेंट बिजनेस का कमीशन मिलता है वो नहीं मिलेगा, लेकिन वो अकाउंट आपके पास रहेगा, उसका बिजनेस आपको मिलेगा, लेकिन कमीशन जो मिलता है गवर्नमेंट बिजनेस का वो दूसरे को मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए। द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज रिलीज द लिस्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड व्हिच बैंक हैज टॉप। देखिए अभी डिजिटल इंडिया और डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो इसमें एक कंपटीशन जरूर है, सभी में कंपटीशन क्या है, ये तो जरूरत ही हो गया है। आज देखिए होंगे फल वाले से लेके, सब्जी वाले से लेके, दूध वाले से लेके, और तो और जो भी मतलब आपके दैनिक जीवन में काम आते हैं, सब जगह डिजिटलाइजेशन बहुत ही बड़ा पॉपुलर हो गया है। सभी लोग जो है डिजिटल पेमेंट के माध्यम से पैसों का लेन देन कर रहे हैं। तो ऐसे में मैंने बताया था कि इंडेक्स निकाला है जिसमें पर परफॉर्मेंस पे 45% का स्कोर दिया गया है। कौन सा बैंक टॉप किया है, अभी लगातार अगर 3-4 महीने देखेंगे, इस फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, तो इस फाइनेंशियल ईयर में
तो नंबर 1 ब्रांच रैंकिंग कौन है, कोई साथी अगर जानते होंगे तो टाइप कर दीजिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ जो है वो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जी हाँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो है टॉप किया है डिजिटलाइजेशन में, जो डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड में, मतलब ज्यादातर जो लोग हैं वो इसके ग्राहक होंगे, इसी वजह से ये टॉप किए हुए हैं। तो ये हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है। अगला सवाल, अच्छा दरअसल हम इन सवालों पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए ना, देश डिजिटलाइजेशन पर है, देश की प्रायोरिटी क्या है, बैंक की प्रायोरिटी क्या है। तो ऐसे जो कॉम्पिटिशन्स लॉन्च होते हैं और तो उनको हमको याद रखना पड़ता है और इसी से जुड़े सवाल आते हैं, तो इसीलिए हमको ये पढ़ना होता है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। Which bank has launched a range of wearable contactless payment devices under the brand Wear and Pay? ये देखिए एक से एक स्कीम लॉन्च हो जाता है। Wear and Pay का मतलब क्या है, किसी बैंक ने एक ऐसा कॉन्टेक्टलेस पेमेंट डिवाइस जो बनाया है, जो आप एक बैंड के तौर पे पहने होंगे, जैसे आप घड़ी पहने हो, है ना, उस तरह का एक बैंड लगेगा, या की चेन रहेगा, एक बेल्ट रहेगा हाथ में, तो उसको नजदीक ले जाओगे पेमेंट हो जाएगा। तो ये सुविधा बताइए, नया नया सुविधा लॉन्च होता है ना क्या, और ऐसी सुविधाएं लॉन्च होंगे और आपको याद रखना पड़ेगा। तो एक कॉन्टेक्टलेस जिसमें एक बेल्ट रहेगा और उसके आधार पर आप वेरेबल पहने रहोगे और पेमेंट कर दोगे, है ना। कहीं भी गए, जहाँ पर गए हैं बेल्ट लगा हुआ है, उसी से पेमेंट हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो की है वो कौन से बैंक ने की है, एक्सिस बैंक ने की है। तो एक्सिस बैंक हैज लॉन्च ए रेंज ऑफ वेरेबल कॉन्टेक्टलेस पेमेंट डिवाइसेस अंडर वियर एंड पे। पहने रहिए और पे करिए। और इसका स्टार्टिंग जो अमाउंट है वो 750 है, 750 से ऊपर के जो है वो कर सकते हैं। तो वियर एंड पे इसका जो है नाम दिया गया है। ये लॉन्च किया एक्सिस बैंक ने। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज केप्ट द टेन्योर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक। तो जो कॉमर्शियल बैंक के जो सीईओ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो अधिकतम कितने साल के लिए वो इस पद पर बने रह सकते हैं, उसके लिए है। तो इसको जो है कैपिंग कर दिया है 15 साल। कितना कर दिया है, अधिकतम 15 साल तक वो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव्स ऑफ कमर्शियल बैंक रह सकते हैं, या उनका जो एज है वो 70 ईयर। तो ये कैपिंग जो है ये कर दिया है कि मैक्सिमम जो एज है वो कितना होगा, 70 ईयर, और मैक्सिमम सर्विस जो है वो 15 ईयर्स। तो अब बात करते हैं, ये तो मैक्सिमम सर्विस 15 ईयर्स और एज मैक्सिमम जो है 70 ईयर रिजर्व बैंक ने कैप किया है, टेन्योर फॉर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव कमर्शियल बैंक। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांता दास हैज अनाउंस ए COVID-19 हेल्थ केयर पैकेज ऑफ रुपीज हाउ मच करोड़ फॉर लेंडिंग to the entities such as vaccine maker, medical equipment suppliers, hospitals and related sector। तो रिजर्व बैंक ऑफ के गवर्नर ने उन्होंने घोषणा की है कि COVID-19 के हेल्थ केयर पैकेज में आरबीआई ने कितने करोड़ के पैकेज की घोषणा की है। ये जो है सवाल पूछा गया, और ये पैकेज की घोषणा किसके लिए की गई है, ये की गई है हेल्थ केयर में जो वैक्सीन मेकर्स, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई, हॉस्पिटल, इसके लिए ये पैकेज की घोषणा की है। और इस पैकेज जो है ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि COVID-19 से अभी भी जूझ रहे हैं, और इसका सही उत्तर है ₹50,000 करोड़। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज announced a COVID-19 healthcare package of ₹50,000 करोड़ फॉर लेंडिंग टू एंटिटीज। ऐसे एंटिटीज, ऐसे कंपनीज जो वैक्सीनेशन में बनाने में, मेडिकल इक्विपमेंट्स और हॉस्पिटल और रिलेटेड सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको लोन देने के लिए 50,000 का पैकेज की घोषणा आरबीआई गवर्नर ने की है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए।
ये बताइए, ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो आप लोग जरूर जानते होंगे। सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पर है। तो सवाल पूछा गया है, व्हाट इज एन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज इन इंडिया। तो जो एग्रीकल्चर के जो प्रोड्यूस हैं उनको बेचने के लिए भारत सरकार ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है, और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम क्या है ये पूछा गया है। ई कुबेर, ई रूपी और ई नाम, ई ट्रेड। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके तहत जो किसान भाई हैं अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में उसको बेच सकते हैं। तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म है, वो है, प्लेटफॉर्म का नाम है आपका, वो प्लेटफॉर्म है आपका थोड़ा मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? कोई साथी जरा बता देंगे, आवाज पहुंच रही है? पहुंच रही है सर, पहुंच रही। पहुंच रही है, अच्छा, ओके ओके। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, कोई नहीं, मैं जोड़ता हूं आपको। तो अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से जो है, जो हमारे किसान हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है बेच पाते हैं। तो उसकी चर्चा कर रहे थे, और वो है इनाम। और इनाम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये है उनका फुल फॉर्म है। और हाँ, ये आ गया है ई नाम, है ना, इसका सही है ई नाम। अभी स्क्रीन आपको दिख रहा है सुजीत जी, या कोई साथी जरा बता देंगे? यस सर। चलिए, तो दिख रहा है सर, दिख रहा है। व्हाट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दैट इज द ई दिख नाम। रहा है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके प्रमोशन एग्जाम को देखते हुए। और नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसको बोलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मैक्सिमम मंथली लिमिट ऑफ कैश विड्रॉल फ्रॉम पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स यूजिंग डेबिट कार्ड एंड ओपन सिस्टम प्रीपेड कार्ड। आप बताइए कि वो मैक्सिमम मंथली कितना रुपया निकाल सकते हैं टायर 1 टू टायर 6 अगर एरिया में देखेंगे तो कितना रुपए निकाल सकते हैं, जरा टाइप करके बताइए। कि पॉइंट ऑफ सेल्स जहां पर हम लोग पॉस मशीन बोलते हैं, तो पॉस मशीन से कैश विड्रॉल कितना कर सकते हैं अगर टायर 1 और टायर 2 कैटेगरी, टायर 1 से लेके टायर 6 तक जो एरिया है उसके लिए। तो यहाँ पर हमारे साथी लिखते हैं कि 5000 मंथली। ये एक्चुअल में टायर 1 और टायर 2 के लिए अगर पर ट्रांजेक्शन की बात करें तो टायर 1 सेंटर और टायर 2 के लिए पहले 1000 था, और टायर 3 से लेके टायर 6 जो सेंटर हैं, तो टायर 3 से लेके टायर 6 के लिए ये 2000 था पर ट्रांजेक्शन मैक्सिमम। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, मैक्सिमम पर मंथली। तो मंथली कितना है, ये अभी उसको बढ़ा के 10,000 कर दिया है। ये थोड़ा नया एडिशन कर दिया मंथली वाला। पहले क्या था, पहले सीधा सीधा 2000 था मैक्सिमम, जो है पहले 2000 था कि एक टायर 3 से लेके टायर 6 सेंटर में अगर कोई ग्राहक है, अगर पॉइंट ऑफ सेल के पास जाता है तो मैक्सिमम 2000 पर ट्रांजेक्शन जो है पैसा निकाल सकता है। लेकिन उसमें ये नहीं था कहीं भी कि कितना रुपए तक मैक्सिमम निकाल सकता है। लेकिन अभी ये मंथली ट्रांजेक्शन जो है ये 10,000 निकाल सकता है। वो कितना निकाल सकता है, 10,000 ये निकाल सकता है।
चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड ए कोलेटरल फ्री लोन, जिसको कवच पर्सनल लोन कहते हैं, टू इनेबल इट्स कस्टमर टू मीट मेडिकल एक्सपेंसेस टू सेल्फ फैमिली मेंबर्स फॉर कोविड ट्रीटमेंट। अंडर द स्कीम कस्टमर कैन अवेल लोन अप टू मैक्सिमम हाउ मच रुपीज। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसको कवच पर्सनल लोन कहते हैं, और इस कवच पर्सनल लोन में ऐसे लोगों को उनके मेडिकल एक्सपेंसेस को मीटअप करने के लिए लोन दिया जाता है। उनके अगर खुद के अगर मेडिकल ट्रीटमेंट करना है या फैमिली के मेडिकल ट्रीटमेंट करना है तो उनके लिए जो है इस स्कीम के तहत लोन दिया जाता है, जिसको कवच पर्सनल लोन कहा जाता है। और इस कवच पर्सनल लोन में मैक्सिमम लोन कितना है ये पूछा गया है। तो मैक्सिमम लोन ये स्टेट बैंक की योजना है, स्टेट बैंक स्पेशल योजना है, और इसका सही उत्तर है मैक्सिमम 10 लाख, नहीं सॉरी ये मैक्सिमम 5 लाख है ना, ये गलत है आंसर। तो ये मैक्सिमम 5 लाख है इसका, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 5 लाख दिया जाता है, 10 लाख नहीं है। तो ये हमारे साथी जो 5 लाख लिखे हैं, भले यहाँ पर निशान 10 लाख पे है, लेकिन इसका सही आंसर जो है 5 लाख है। मैक्सिमम पर्सनल लोन अंडर कवच पर्सनल लोन इज ₹5 लाख। गलती से यहाँ पर जो है 10 लाख पे निशान लगा है, लेकिन ये इसका सही उत्तर है 5 लाख। तो जी हाँ साथियों, ये थे कुछ सवाल जो हम लोग करंट बैंकिंग फाइनेंशियल चेंजेस पे आए हैं। और भी हैं, और भी 30-40 और भी चेंजेस हैं जो हम लोग आने वाले सेशंस में चर्चा करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे साथ इसी तरह से। तो हम लोग आने वाले दिनों में तमाम जो बैंकिंग चेंजेस हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, फिर उसको एक PDF बना के भी आपको दे दूंगा। जी हाँ, कई साथी जो है मॉक टेस्ट में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, नंबर कम आ रहा है, उनका मैसेज भी आता है। तो गलतियां इस बात का सबूत है कि आप प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, आप जो है अगर गलतियां हो रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रयास कर रहे हैं। आप प्रयास करते रहिए। अगर कोई साथी अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। और यहाँ पर हमारे साथी लिखते हैं योजना क्लोज्ड है एट प्रेजेंट, लेकिन योजना जो है कवच के नाम से फेमस है, तो एक सवाल आ जाएगा, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। और अगर क्लोज है तो ये इसकी जानकारी भी रखिएगा, क्योंकि अगर हम देखें कि पिछले साल के जो एग्जाम देखे गए हैं उनमें क्या है कि ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो क्लोज्ड स्कीम से भी पूछे गए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ये सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित कौन सी योजना जो है वो हाल ही में क्लोज की गई है, अभी बंद किया गया योजना, ऐसे सवाल पूछे गए हैं। सर प्लीज अपलोड अपडेट्स एज अर्ली एज पॉसिबल, एग्जाम 5 दिसंबर। यस बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। 5 दिसंबर 11 दिसंबर के जो साथी जिनका एग्जाम है उनके लिए तैयारी चल रही है। वैसे आप ज़्यादातर मोबाइल ऐप में जाके भी तैयारी कर सकते हैं और मॉक टेस्ट करते रहिए। अपडेट्स वगैरह मैं देता रहूँगा आप लोगों को, और मॉक टेस्ट जो है आप करते रहिए। जी हाँ, तो आप बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, फिर उसके बाद नहीं तो फिर हम लोग आज का सेशन जो है बंद करेंगे, और फिर उसके बाद कल फिर मुलाकात करेंगे। कल का शेड्यूल पूछ रहे हैं, तो कल का शेड्यूल जो है देखते हैं। कल का शेड्यूल अभी तैयार नहीं हुआ है, मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, है ना, बिल्कुल किसी भी समय भी हो सकता है। तो फिर आपकी इजाजत हो तो फिर आज का सेशन बंद करेंगे, है ना। मेक फ्रेश वीडियो ऑन MCQ ऑल टॉपिक्स। तो गुड नाइट MCQ सर। तो चल ही रहा है, आज के सवाल भी हम लोग यहाँ किए हुए हैं, जरूर बनाएंगे। यस, अच्छा सुझाव है, MCQ वीडियो बनाने के लिए बनाएंगे। जी, किसी साथी की आवाज आ रही थी। तो चलिए, आप सभी साथियों के अच्छे कार्य निष्पादन और सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। आप लोग शानदार तरीके से रहिए और काफ़ी मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत का फल जो है मीठा होता है, और हमें जो है मेहनत का फल लेना है और अपनी सफलता को हासिल करना है और आगे बढ़ना है। तो चलिए, आपसे हेलो विदा लेता हूँ, फिर सर, मुलाकात होगी कल किसी नए हेलो वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। हेलो सर। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं ये बोल रहा था हम्म कि MCQ जो ऐप पे जो MCQs हैं हम्म।
तो सर वो पुराने जो अपडेट्स नहीं है, अपडेटेड नहीं है, मतलब मैंने उसमें उसको देखा है। अपडेट कर लीजिए आप, नए वीडियो मैंने डाला है बाद में। अब वो नहीं उस तो सर वो वीडियो कंफ्यूज, को तो जो एडिट नहीं होगा ना तरुण जी। नहीं सर, तो एक्चुअली नहीं, वीडियोस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस जो है ना, हम्म मॉक टेस्ट वगैरह में, तो उसमें हम्म। कंफ्यूजन होता है सर कि सही आंसर कौन सा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि रिवाइज तो वाले नए बना आप दीजिए आप। जितने भी जो बैंकिंग के अपडेट हुए हैं, मैंने पिछले भी वीडियो में डाला है, तकरीबन 150 अपडेट है पिछले फाइनेंशियल ईयर का, और इस साल के भी 40 अपडेट डाल चुका हूं। तो उनको अपडेट को देखेंगे तो आपका फंडा क्लियर हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो उसमें आप पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं क्लियर कर दूंगा। लेकिन पुराने वीडियो नहीं में वो जो चीज चली गई है वो तो सुधरना मुश्किल है। नहीं बाकी वो तो ठीक है। मॉक टेस्ट में किसमें, हम्म, मोबाइल ऐप की बात कर रहे हैं? हाँ सर, मोबाइल लिंक में तो बात कर रहा हूँ मोबाइल सर। ऐप में अगर रिपोर्ट कर दीजिएगा, मैं सुधार देता हूँ तो आपको मिल जाएगा। मोबाइल ऐप में जो रिपोर्ट आते हैं मैं हफ्ते में नहीं संडे को सर, सुधार रहा हूँ। नहीं आप सर, रिपोर्ट एक्चुअली कर क्या है, दीजिएगा, कहीं डाउट, जितने भी साथी सुन रहे हैं, अगर मोबाइल ऐप में कहीं आपको डाउट होता है तो वहां पर रिपोर्ट कर दीजिएगा। जैसे ही रिपोर्ट करते हैं मेरे पास आता है, फिर मैं संडे को एक दिन बैठ के सारे जो रिपोर्ट आए हुए हैं, जैसे अभी मैं देख रहा हूँ 276 रिपोर्ट हुए हैं, तो 276 रिपोर्ट है। तो एक इसलिए वो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि एक दो सवाल पे तो 30-30 40-40 रिपोर्ट किए गए हैं, तो फटाफट सुधर जाएगा। एक सवाल सुधर गया, सभी को मिल जाएगा। तो मैं कल बैठ के कर लेता हूँ, ठीक है। मेरी ठीक है सर, आवाज नहीं ओके। आ रही है बोल रहे हैं, तो आवाज कैसे नहीं आ रही है? आवाज तो बढ़िया आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, है ना। ओके, ऑलराइट सर। तो आज के लिए इतना ही, आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।